आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो से पूर्व हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने धरती का स्वर्ग नामक निबंध और धरती कश्मीर की सुंदरता के बारे में विभिन्न प्रकार के विचारों को, वहाँ की सुंदरता को आपके सामने रखने का प्रयास किया था। लेकिन हम वहाँ पर झीलों का परिचय नहीं दे पाए थे, इसलिए हमने दूसरे भाग में झीलों के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। यह पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण से है और यह जो छात्र द्वितीय भाषा हिंदी से डिग्री फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं, विशेष करके द्वितीय सेमेस्टर में हिंदी को लेकर जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी को ही दृष्टि में रखकर हमने फिर से ये दूसरा भाग आपके सामने बनाने का प्रयास किया था। आरंभ कर देते हैं कश्मीर की झीलों का परिचय। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी है और इन्होंने इस यात्रा वर्णन में कश्मीर की अद्भुत सौंदर्य का चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसी में से कुछ अंश आपके सामने हैं। तो हम कुछ झीलें हैं वो आपके सामने और उनका परिचय अभी देने का प्रयास करेंगे। कश्मीर की झीलों में डल झील, उल्लर, नगीन, आचार, मानसबल, गांधारबल, शेषनाग, कौसारनाग आदि झीलें और इसके अतिरिक्त भी दूसरे झीलों का भी हम आज आपके सामने परिचय देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डल झील का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह डल झील कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। यानी इस झील में आपको प्रभात की कोमल किरणें पहाड़ियों पर से होकर घाटी में उतरती है, तब इसका सौंदर्य अद्भुत अलौकिक हो उठता है। डल झील के दाहिनी ओर के शिखरों पर मेघ इस प्रकार लेटे हैं मानो प्रेमी और प्रेमिका रात की खुमारी के बाद भी अलग ना होना चाहते हो। लेखक डल झील की सुंदरता का वर्णन करते हुए आपके सामने अद्भुत विचारों को रखने का प्रयास करते हैं। इस झील के ऊपर सुबह की प्रभात की जो अरुणिमा किरणें पड़ती है, तब इस घाटी में अद्भुत सुंदरता देखने को मिलती है। इस झील के दाहिनी ओर शिखरों पर जिस तरह से मेघ आकर बैठ जाते हैं या उस पर्वतों को घेरे रहते हैं, उसको देखकर लेखक के मन में एक विचार आया और उन्होंने कहा जैसे कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के निकट निकट बैठे हैं, एक दूसरे से अलग होने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो उसी तरह से वहाँ के जो पर्वत, गगनचुंबी पर्वत और उसके ऊपर बादलों से भरे हुए, पानी से भरे हुए काले काले बादल ऐसे छाए हुए हैं, उसको देखकर अद्भुत सौंदर्य दिखाई दे रहा है।
ठीक सामने के शिखर पर शंकराचार्य मानो इस घाटी के प्रहारी हो। उसके बाद उसके जो डल झील के सामने एक शिखर दिखता है, एक पर्वत दिखता है। उस पर्वत का नाम शंकराचार्य नाम से संबोधित किया जाता है। मानो इस घाटी की रक्षा करने वाले, इस घाटी की क्या कहेंगे, देखरेख करने वाले एक पर्वत बस ऐसे रुबाब से कहेंगे, यानी कि ठाट बाट से वहाँ पर खड़े हो, ताकि इस घाटी की उसने ही रक्षा करने की ठान ली हो। जब हम इस झील में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के बतखें, छोटे छोटे बतखे, बड़े बड़े बतखे इर्द गिर्द घूमते हैं। वह सूखी जमीन पर शांत होकर बैठ जाते हैं और कभी कभी कमल वनों के बीच तैरते हुए ये श्वेत बतखे ऐसे लगते हैं जैसे कमल पुष्पों को सूर्य का संदेश दे रहे हो। इस डल झील में जो कमल पुष्प बड़े ही उत्साह के साथ वह पुष्पित होते हैं, तो इस कमल पुष्प के वनों में सफ़ेद बतखे जब तैरते हुए उस कमल वनों से गुजरते हैं तो देखने वाले को उसके मन में ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य का संदेश देने के लिए ये बतखे कमलों तक जा पहुंच रहे हैं। उसी समय इधर उधर से शिकारों को लेकर कश्मीर नर नारियां अपने काम पर निकल पड़ती है। इसी डल झील में अपने अपने छोटे छोटे बोटों के ऊपर, बोट कहेंगे हम, क्या कहेंगे, छोटे छोटे नाव होती है पानी में, बिल्कुल 2 आदमी 3 आदमी की, जो हाथों से चलाते हैं ऐसे। वहाँ की किशोर और किशोरियाँ, युवक और युवतियाँ अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं, अपने अपने छोटे छोटे शिकारों पर। चारों ओर खेत ही खेत देखने को मिलता है। उनमें काम करती हुई इन नर नारियों को, और ये नारियाँ ही क्यों, कश्मीर के किशोर भी शिकारों पर बैठकर झील के वक्ष पर बहे जा रहे हैं। लेखक अद्भुत सौंदर्य का अंकन करते हुए कहते हैं कि ये जो डल झील है, यह डल झील में वहाँ के नर नारियाँ, युवक युवतियाँ अपनी अपनी छोटी छोटी नावों में बैठकर खेतों में जाते हैं। इर्द गिर्द आपको रंगी बिरंगी खेत ही दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ जब वह ये युवक और युवतियाँ जब अपने अपने छोटे नाव में बैठकर जाते हैं तो उनके जो पहने हुए कपड़े हैं वो भी बड़े रंगी बिरंगे होते हैं। तो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि वहाँ पर कोई कमल या कोई विशेष प्रकार के पुष्प वहाँ पर तैर रहे हैं, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा वहाँ के डल झील में आपको देखने को मिलता है। कमल वनों से रक्तवर्ण कमल सिर ऊंचा किए खड़े हैं। झील के वृक्ष पर शिकारों में बहते किशोर और किशोरियां भी कुछ कुछ उन रक्त कमलों जैसे लग रहे हैं। व्यापारी भी है जो शिकारों पर माल सजाकर नाव नाव में जाकर बेचते हैं। ये डल झील का छोटा सा क्या कहेंगे हम, वर्णन है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। फिर से एक बार आपके सामने इसका वर्णन रखने का प्रयास करूंगा। कश्मीर का डल झील अत्यंत प्रसिद्ध है। उसमें सैर करने वाले पर्यटक हाउस बोट में बैठते हैं। वहाँ से देखते हैं कि प्रभात की अरुणिमा पहाड़ियों पर से होकर घाटी में उतर रही है। झीलों के चारों ओर खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। उनमें कश्मीर की नारियां काम करती है। किशोर और किशोरियां शिकारों पर बैठकर खरीदना बेचना आदि व्यापार भी कर लेते हैं। झीलों में लाल कमलों की खेती भी होती है। दिन चढ़ते ही पहाड़ियों का प्रतिबिंब झील की
झील के पानी में जब दिखाई देता है, ऐसा लगता है स्वयं घाटी के सौंदर्य को देख रही हो। डल झील सजीव है, रंगीन चित्र मात्र नहीं है, उसको पर्यटक जी सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, कहकर लेखक इस छोटी सी झील का बड़ा सा वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब हम दूसरे झील का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और यह वर्णन भी अत्यंत मनमोहक और सुंदर दिखाई दे रहा है। उससे पूर्व लेखक ने कुछ विचार आपके सामने रखे हैं, वो रख देता हूँ ताकि और भी इसके साथ आपको स्पष्टता हो जाएगी। बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाकर बहुत सारी सुंदरता को देखते हैं और हमारे देश की सुंदरता को वह नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं वो केवल एक किसी कलाकार के द्वारा बनाया गया चित्र है। लेखक कहते हैं इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता हमें नहीं है। कश्मीर के संबंध में यह निश्चय से कहा जा सकता है कि वह रंगीन चित्र मात्र नहीं है, सचमुच सजीव है। उसको हम जी सकते हैं, भोग सकते हैं। 5 मील लंबी और 2 मील चौड़ी इस डल को ही देखता हूँ, जीवन से जैसे उमड़ पड़ती है। इनमें कमल मुस्कुराते हैं, कुमुदिनी लजाती है, इसके तैरते हुए उपवन नावघर सैलानी को आश्चर्य में डाल देते हैं। जब असंख्यक प्रकाश दीप्त इसमें झांकते हैं तो नंदन कानन की छवि नैनों में उठती है। फौलाद भी पंखरियों की तरह रोमांचित हो उठ जाता है। लेखक बताते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि ये डल झील बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। उसके बाद आपको दूसरे झील के बारे में आपके सामने कुछ चर्चा करेंगे। दूसरे झील का नाम है नगीन। इस झील के बारे में लेखक बताते हैं, हमें नगीन पहुंचना है। नगीन जो नाना खेलों के लिए प्रसिद्ध है, जो छोटी सी स्वच्छ जल की झील है जिसमें युवक युवतियां तैरते रहते हैं। ये नगीन झील जो है यह स्वच्छ पानी की झील है और यह नाना खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। वहाँ के नर नारियाँ, युवक युवतियाँ इसमें अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। जैसे युवक युवतियाँ तैरते हैं, नाव खेत है। इस तरह से नगीना का सौंदर्य और भी दुगना हो जाता है। तथा नगीना के तट पर क्लब में कश्मीर का लोक संगीत मुखरित हो रहा था, पर मैं देख रहा था कि नगीन के जल को जो संगीत की मधुर ध्वनियों से स्तब्ध हो रहा था। कभी कोई रोमानी युवक युवती नाव लेकर आते, मादकता से खिलखिलाते, तब जैसे उनकी आत्मा की तरह वह भी प्रेम की सी हरण से तरल हो उठता है। लेखक नगीन के झील का आपके सामने परिचय देते हुए कहते हैं, यह नाना खेलों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात बताते हैं, ये छोटी सी स्वच्छ जल की झील है। यहाँ पर युवक युवतियाँ तैरते हैं, नाव खेत है, यानी कि उस झील में नाव के ऊपर बने हुए खेत भी होते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं उसके तट के पास विशेष प्रकार के एक क्लब है। उस क्लब में वहाँ का जो लोक संगीत होता है वह अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है। और इस कश्मीर को देखने के लिए जो भी
युवक और युवतियां आती रहती है, एक दूसरे से बातचीत में निमग्न होते रहते हैं, तो उनका प्रेम देखकर यह झील भी अत्यंत प्रेम से भरी हुई दिखाई देती है। इस झील के बाद हम दूसरे झील का परिचय देने वाले हैं, उसमें से मानसबल। मानसबल की क्या लेखक बताते हैं, क्या गरिमा है उसकी। चारों ओर ऊंचे धवल शिखर, राजस्वी मुद्रा में खड़े, मानो उसकी स्वच्छता और सुंदरता को निहार रहे हो। मानसबल कश्मीर की उन श्रेष्ठ झीलों में से एक झील है। चारों ओर ऊंचे धवल शिखर, चारों ओर उसके बड़े बड़े पहाड़ जो बर्फों से भरे हुए हैं, जो सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। राजस्वी मुद्रा में खड़े हैं, एक राजा जिस तरह से अपने कमर के ऊपर हाथ देकर एकदम सावधानी के पोजीशन पे रहकर देखते रहता है, उसी तरह से ये जो शिखर होते हैं मानसबल की सुंदरता को निहारते हुए नजर आते हैं। छूना सकते हो कि कहीं वह मैला ना हो जाए। अब इतना उसका पानी सुंदर दिखाई देता है, इतना उसका अद्भुत सौंदर्य हमारे सामने आता है कि अगर से हम छूने की भी कोशिश करेंगे तो मन कहेगा मत छू, तेरे हाथों से वह झील मैली हो जाएंगी। इतनी सुंदर, इतनी साफ सुथरी, इतनी पवित्र वह झील है। वह सबसे गहरी है। जितने भी झीलें अब तक आपके सामने हमने कही, उनमें से गहरी, बहुत पानी से भरी हुई है। उसका हरित नीला जल उसे अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है। उसका जो पानी है बहुत ही हरित नील जैसा दिखते हैं, और उसी जल के साथ उसका सौंदर्य और भी दुगना होता है। बहुत सारे फोटोग्राफर विश्व के हो या भारत के हो, या जो भी फोटो निकालने के शौकीन हो, तो यह झील उनके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। सूर्यास्त की फोटोग्राफी के लिए वह आदर्श है। उसका सूर्यास्त प्रकृति को स्तब्ध कर देने वाला होता है। जब सूर्यास्त होता है, जब आसमान में पल भर के लिए थोड़ी लालिमा छा जाती है और उसका प्रतिबिंब जब इस झील में पड़ जाता है, तो इस झील का सौंदर्य और डूबते हुए सूरज का सौंदर्य ऐसा अद्भुत दिखाई देता है कि जो भी व्यक्ति फोटोग्राफर होता है इसका फोटो लिए बगैर नहीं रह सकता है। इतना अद्भुत सौंदर्य है इस झील का। अब जाते हैं हम दूसरी झील जो है, वह झील है शेषनाग। शेषनाग की याद हो आती है। लगभग यह झील 12,000 फुट की ऊंचाई पर उस हरित वर्ण झील में, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामधारी तीनों धवल शिखर झांकते हैं तो पृथ्वी और अंबर दोनों मचल मचल उठते हैं। शेषनाग की विशेषता बताते हुए लेखक कहते हैं, यह झील 12,000 फुट की ऊंचाई पर बनी हुई है। उसका जल हरित वर्ण है और इसमें आजू बाजू में जो 3 प्रधान शिखर है, पर्वत है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 नामधारी धवल शिखर जब अपनी परछाई उसमें डाल देते हैं, उस झील में पड़ जाती है, और उसका सौंदर्य जब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी और अंबर दोनों मचल मचल उठते हैं। कभी भी एक कहावत है, धरती से कभी अंबर नहीं मिल सकता और अंबर से कभी धरती नहीं मिल सकती। यानी कि आसमान आसमान की जगह पर रहता है और धरती धरती की जगह पर होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई देता है जैसे आसमान और धरती पल भर के लिए एक दोनों एक साथ में बैठे हुए। ऐसा अद्भुत सौंदर्य 3 शिखरों का उस झील में पड़ने से सौंदर्य उत्पन्न होता है।
यह झील वर्ष के अधिकांश भाग में ठंडे बर्फ के नीचे यह अपने रूप को कैसे सजाए रखती है। यह झील का जो दूसरा सौंदर्य है, यह बर्फ के नीचे अपने सौंदर्य को कैसा छुपा कर रखती है, और वह पवित्र और सुंदर भी है। ये हुए आपका शेषनाग का। अब जाते हैं हम गंधारबल। गंधारबल भी तो इतने ऊंचाई पर हरमुख की ढलानों पर स्थित है। यह गांधारबल भी जो झील है, यह और थोड़ा ऊपर ढलानों के ऊपर स्थित है, और सबको बड़ी पहाड़ी झील स्थित है। और सबको बड़ी पहाड़ी झील यानी कि इसके बारे में उतना लेखक ने नहीं दिया है, लेकिन बहुत ही सुंदर यह झील भी है, पानी से भरी हुई है। इसके आजू बाजू में भी धवल शिखर आपको दिखाई देते हैं, और दिखने के लिए बड़ी सुंदर है। ऊंचाई पर है, इसलिए अधिक से लोग वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। उसके बाद हम अब अगर से बातचीत करेंगे तो दूसरी झील आती है कौसरनाग। कौसरनाग भी इतनी ही ऊंचाई पर है। उसमें बर्फ के तोंदे तैरते रहते हैं, और वह ऋतु के अनुसार रंग बदलती है। कौसरनाग की बहुत बड़ी विशेषता है। इस झील में बर्फ के टुकड़े, बर्फ के तोंदे तैरते रहते हैं, यानी कि लगातार यह बर्फ से ढकी हुई रहती है। अंततः कभी कभी जब उसमें पानी आ जाता है तो वहाँ का जो बर्फ़ होता है अपने आप को अलग अलग करते हुए, तैरते हुए, तोंदे तैरते हुए इसमें दिखाई देते हैं। और इसकी एक विशेषता है, यह ऋतु के अनुसार अपने आप को बदलती है। जैसे कि हमारे पास ऋतुएं आती है, वर्षा ऋतु आया, बहुत सारे वसंत ऋतु आया, ग्रीष्म ऋतु आया। ये ऋतुओं के साथ बदलते रहती है। प्रकृति में जैसे जैसे बदलते रहती है, तो एकमात्र ऐसी झील है, ये भी अपने प्रकृति के अनुसार बदलते रहती है। उसके बाद आपको लेखक बताते हैं उल्लर। उल्लर की याद आती है, जो एशिया में सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। हमारे एशिया है। इस एशिया में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील एक मात्र है, वह है उल्लर। 15.5 मील और 5 मील के विस्तार में यह उल्लर फैला हुआ है, यह झील फैली हुई है। यानी कि 15.5 मील और 5 मील के विस्तार में यह झील फैली हुई है। उसका हरा भरा जल मन को गरिमा से भर देता है। उसका जो जल है, उसका जो पानी है, बहुत ही अत्यंत सुंदर दिखाई देता है उल्लर का। ये उल्लर आपके समक्ष में उल्लर है, बहुत सुंदर है। ऊपर शिखर पर चढ़कर देर तक बैठा देख रहा था। संध्या धीरे धीरे उतर रही थी और हरितिमा का रंगीन और भी गहरा होते जा रहा था। इस तरह से उल्लर अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर इस चित्र को आप देखते होंगे तो आपको पता चलेगा इस झील के उस ओर आपको किस तरह से सुंदर पर्वत दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद, और ऐसे मालूम हो रहा है कि बादल अभी अभी आकर वहाँ पर विश्राम करने के लिए आकर बैठ रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद आपको वेदकालीन प्रसिद्ध नदी विस्ता, जो बेरीनाग से निकलकर धीरे मंथर गति से घाटी को सींचती हुई उसे रूप देती है। इस उल्लर को रूप प्रदान करने में वहाँ की जो प्रसिद्ध नदी है, जो वेदकालीन प्रसिद्ध नदी है, उसका नाम है वित्स्ता। ये नदी जो है धीरे 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 धीरे
मंद गति से आकर इस घाटी को सींचती हुई उसे रूप प्रदान करती है। वह कश्मीर का प्राण है। जो ये वित्सा जो नदी है, यह नदी कश्मीर का प्राण है। इसमें अमृत जैसा पानी देखने को मिलता है। वह विस्ता उल्लर में आत्मसमर्पण कर रही है। ये जो विस्ता वेदकालीन प्रसिद्ध नदी है, वह उल्लर में आकर अपना आत्मसमरण यानी कि यहाँ तक पहुँच जाती है। पर जब दूसरे किनारे से निकलकर वह आगे बढ़ती है तो जैसे उल्लर का उसे गति से भर देता है। वह मचल उठती है। किशोर एवं रात में युवती ही हो गई थी। यानी कि जब ये उल्लर में विस्ता नदी आती है तब इसका जो प्रवाह है एकदम धीमे होता है। जब वह उल्लर को अपने पानी से भर देती है और वहाँ से जब निकलती है तो वह एकदम बालिका से युवती के रूप में बहुत ही शोर मचाती हुई तेज गति से आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से लेखक कहते हैं, सच तो यह है कि कश्मीर के कोने कोने में सौंदर्य बिखरा पड़ा हुआ है, सौंदर्य ने विद्रोही कर दिया है। इस तरह से लेखक इस झीलों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कश्मीर के कोने कोने में सौंदर्य बिखर पड़ा हुआ है। सुंदरता ने यहाँ पर विद्रोही कर डाला है। अब कहीं पर भी जाकर देखते हैं तो हमें सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। अब लेखक आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आप एक बार तो भी कश्मीर जाना है। अगर जो कश्मीर नहीं जाते हैं तो सोचना चाहिए कि वो अभागे है। तब तुम निश्चित ही अभागे हो। एक बार अवश्य कश्मीर जाओ, कम से कम झीलें देखने के लिए तो भी। लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं, अगर आपका जीवन परिपूर्ण होना है तो एक बार आप कश्मीर में जाकर वहाँ के जो झीलें हैं, जो प्रकृति सिद्ध बने हुए हैं, उसको देखिए, तब आपका जीवन सार्थक होगा। अब आगे बढ़ते हुए आपको कुछ बातें आपके समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ में, इस निबंध में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस किस प्रश्नों का हमको उत्तर देना चाहिए। यहाँ पर लेखक बताते हैं, प्रश्न इस प्रकार के होते हैं, कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न आता है, मानस बल की क्या विशेषता है? तीसरा प्रश्न आता है, धरती का स्वर्ग पाठ के आधार पर कश्मीर की सुंदरता का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न उत्पन्न होता है, पर्यटन से देश की आय में कैसे वृद्धि होती है? ये सामान्य प्रश्न है, ताकि इससे कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर के झीलों का परिचय दीजिए। फिर बाद में जो जितनी भी कश्मीर की झीलें हैं, हमने इससे पहले आपको संकेत किया था कि कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, उसमें से और फिर एक बार आपको बताने का प्रयास करूँगा। ऐसे तो बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण झीलें इस प्रकार की है। उसमें से पहले आती है डल, उलर, नगिन, आचार, मानसबल, गांधारबल, शेषनाग, कौसारनाग, अफ्रावत, होकरसर। ये झीलें बहुत प्रसिद्ध है। तो इन झीलों का हमको संक्षिप्त में परिचय देना है। तो इस तरह से हमको इस पाठ में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद संदर्भ सहित व्याख्या भी इसमें से पूछी जाती है।
तो महत्वपूर्ण संदर्भ से व्याख्या के लिए 2-3 संदर्भ आपके सामने रखता हूँ। पहला संदर्भ इस प्रकार का हो सकता है, घूमते रहने से मेरी आंखें ठीक रही है, नई नई चीज़ें देखता हूँ तो ज्योति जैसे लौट आती है। यह संदर्भ है। उसके बाद दूसरा संदर्भ भी आपके सामने उसका परिचय देने का प्रयास करता हूँ। आकाश के विस्तार में यह वह चप्पल मेघ शावक निकल पड़े हैं, उनकी परछाई झीलों को और भी मादकता देती है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके सामने उत्पन्न होता है संदर्भ। तीसरा आता है, आओ भाई आओ, 2 क्षण की शांति के लिए यहाँ आकर देखो, ये झीलें तुम्हें संजीवनी से भर देगी। और भी बहुत सारे संदर्भ आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण संदर्भ इसको हम रेखांकित करते हैं। एक बार पढ़ते समय इस संदर्भों को भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसके बाद लघु प्रश्न जो आते हैं उसके ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूँगा। धरती का स्वर्ग पाठ किस विधा का निबंध है? धरती का स्वर्ग पाठ किस विधा का निबंध है? दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है, कश्मीर में प्रसिद्ध कितने झीलें हैं, उनके नाम बताओ। तीसरा प्रश्न लघु प्रश्न आता है, धरती का स्वर्ग पाठ में किसका वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न आता है जो लघु प्रश्न है, धरती का स्वर्ग पाठ के लेखक कौन है। और पांचवा और अंतिम जो प्रश्न आता है वह है, घूमते रहने से मेरी आंखें ठीक रही है, यह बात कौन किससे कहता है। घूमते रहने से मेरी आंखें ठीक रही है, यह बात कौन किससे कहता है। इसके बारे में आपको आपके उत्तर लिखने हैं। तो ये हुआ आपका संक्षिप्त में झीलों का परिचय। इस वीडियो से पहले हमने धरती का स्वर्ग निबंध, उसके उपरांत विष्णु प्रभाकर जी का परिचय और एवं कश्मीर का जो वातावरण है, कश्मीर की जो सुंदरता है, कश्मीर के जो पेड़ है, अखरोट, बादाम के वृक्ष, उसके बाद केसर, शालिनी की महक, उसके बाद राजतरंगिणी के लेखक ने क्या कहा था, और उसके बाद कुबेर के बारे में हमने इसमें समझाने का प्रयास किया था। उसके उपरांत हमने कालिदास, मम्मट और सोमदेव और क्षेमेंद्र के बारे में, जिन्होंने यहाँ से अपने काव्य के लिए प्रेरणा पाई थी। उसके बाद नीलकंठ शंकर का ये निवास स्थान था, ये भी हमने बताने का प्रयास किया था। और अंतिम बार यह बताने का प्रयास किया था, जहांगीर ने मृत्यु से पूर्व अंतिम बार यह शब्द कहे थे, कश्मीर और कुछ नहीं। ये बातें हमने इससे पूर्व वीडियो में रखी थी और इस वीडियो में हमने पूरे के पूरे झीलों का परिचय देने का प्रयास किया था। अब आपने मेरी बातें सुनी और आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का हृदय की गहराइयों से पुनः एक बार नमस्कार करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।